अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का जो चैप्टर है वो है ग्रुप थ्योरी। ये इसका चैप्टर नंबर सेकंड है जिसका नेम है ग्रुप थ्योरी। यानी आप ये समझें कि अब हम ग्रुप थ्योरी को स्टार्ट करने लगे हैं। तो ग्रुप थ्योरी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ी होगी, चाहे वो अप्लाइड के हों या प्योर के हों, क्योंकि हर सब्जेक्ट में इसको पढ़ना लाजमी होता है। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है ग्रुप की। ये मेरे अपने हैंड रिटन नोट्स हैं, तो लेकिन अभी हम नोट से पढ़ेंगे और इसके बाद हम बुक से भी पढ़ेंगे। हम दोनों चीज़ों को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो पहले नोट्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद बुक की हर लाइन को अच्छे से डिस्कस करेंगे और उसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन है ग्रुप क्या होता है। तो ग्रुप जो है इसकी डेफिनेशन बाद में आती है, इससे पहले हमारे पास कुछ और बेसिक डेफिनेशंस आ जाती हैं कि जैसे ग्रुपॉइड क्या होता है। तो सबसे पहली जो हमारे पास फर्स्ट टाइप होती है वो ग्रुपॉइड होती है। ग्रुपॉइड के बाद आता है सेकंड में सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप के बाद हमारे पास क्या आता है, मोनोइड आता है। फिर उसके बाद फोर्थ में हमारे पास आ जाता है ग्रुप, एंड फिफ्थ हमारे पास आ जाता है अबिलियन ग्रुप। ठीक है, तो ये इस तरीके से 5 डेफिनेशंस हैं जो कि तरतीब यानी सीक्वेंस वाइज है। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन किसकी है, ग्रुपॉइड की है कि ग्रुपॉइड क्या होता है। ग्रुपॉइड हमारे पास पोज करते हैं कि एस मेरे पास एक नॉन एम्पटी सेट है, तो मैंने एक एस नॉन एम्पटी सेट ले लिया। ठीक है, अब ये जो मैंने एक नॉन एम्पटी सेट एस लिया और मैंने कोई बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक अप्लाई कर दिया। स्टेरिक हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है, इसका मतलब जमा माइनस जरा तकसीम कुछ भी जो आपको गिवन है ऑपरेशन वो स्टेरिक के तौर पे काम करेगा। यानी स्टेरिक आप ये समझे कि आप सिंपल तौर पे जनरल टर्म यूज कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। और अगर एस मेरे पास एक नॉन एम्पटी सेट है और स्टेरिक मेरे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो एस को ये जो मेरे पास सेट बना है इसको मैं ग्रुपॉइड कहूंगी तब जब ये सेट एस क्लोज्ड होगा। क्लोज्ड का मतलब क्या है कि मैं इस सेट में से कोई भी अपनी मर्जी के 2 एलिमेंट्स पिक करूं और उसके ऊपर अपना ऑपरेशन अप्लाई करूं जो भी मुझे बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, और वो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद रिजल्ट उसी एस के अंदर से ही बिलोंग अगर कर जाए, तो मैं कहती हूँ कि जो मेरा सेट एस है वो क्लियर लॉ होल्ड करता है, या उसे हम कह सकते हैं कि एस मेरे पास क्या है, क्लोज्ड है। अब इस चीज को मजीद एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं हम। तो सबसे पहले लिखा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आर ग्रुप वाइड। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रुप वाइड होते हैं। कैसे ग्रुप वाइड होते हैं, देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं। मुझे पता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, अप टू सो ऑन नंबर्स मेरे पास बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, अगर मैं इसमें से कोई भी अपनी मर्जी के 2 एलिमेंट्स पिक कर लूं और उन 2 एलिमेंट्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, या मैं अगर चाहूँ अपनी मर्जी से ऐड भी कर दूं, तो आंसर कहाँ पर बिलोंग करेगा, आंसर इसी सेट के अंदर वापिस ही आएगा। तो देखें फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 और 2 को ऐड करूँ तो आंसर 3 आता है और 3 इस सेट के अंदर मौजूद है। सिमिलरली अगर मैं 4 में 3 ऐड करूँ तो क्या आता है, 7 आता है, और 7 भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब अंडर एडिशन, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि नेचुरल नंबर अंडर एडिशन, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। नेचुरल नंबर अंडर एडिशन जो है वो क्या करते हैं, वो ग्रुप पॉइंट बनाते हैं। तो आप लिखेंगे इसके बाद इस ग्रुप वाइड, कह देंगे कि इस ग्रुप वाइड, तो यानी ये ग्रुप वाइड भी है, या आप कह सकते हो कि ये क्लोजर लॉ को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल हमारे पास क्लोजर की डेफिनेशन है। और अंडर मल्टीप्लीकेशन भी करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 टू द 6 आएगा, और 6 जो है वो इस सेट में से क्या करता है, बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर्स में से। तो इससे मुझे इस चीज का आइडिया हुआ कि 6 इसके अंदर मौजूद है। यानी मैं किसी भी 2 एलिमेंट्स को ऐड करूं या मल्टीप्लाई करूं तो आंसर इसके अंदर ही बिलोंग करता है। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर्स अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लीकेशन क्या है मेरे पास, ग्रुप वाइड बना रहे हैं।
तो क्वेश्चन ये आएगा कि अगर मैं देखूं कि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो अंडर सब्सट्रैक्शन, अगर मैं उसको देखना चाहूँ कि अगर मैं माइनस करूं तो तब क्या होगा। तो हाँ जी, अगर मैं माइनस करती हूँ फॉर एग्जांपल, तो माइनस करने से क्या होगा, जब मैंने फॉर एग्जांपल 2 - 3 कर दिया तो 2 में से 3 के -1 बचता है। और जो -1 है वो मेरे पास नेचुरल नंबर में से बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर अंडर सब्सट्रैक्शन मेरे पास ग्रुपॉइड नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये देखना है कि आप जब अपना ऑपरेशन अप्लाई करते हो तो वो उस सेट के अंदर से बिलोंग करता भी है कि नहीं करता बिलोंग। ठीक है, ये चीज आपने एक देखने वाली होती है आपकी। तो अगर वो उसके अंदर से बिलोंग कर गया तब आप कहते हो कि वो है, अगर वो नहीं बिलोंग करता तो आप कहते हो कि वो आपके पास नहीं है। ओके, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट में देखिए मैंने अंडर एडिशन भी चेक कर दिया, मैंने अंडर मल्टीप्लिकेशन भी चेक कर दिया। तो अब मैं डिवीजन पे भी चेक कर सकती हूँ। तो अब आप खुद सोचें कि अगर आप खुद से भी कोई दो जो है वो नेचुरल नंबर्स ले लें और उनको डिवाइड कर दें। फॉर एग्जाम्पल मैं 1/2 करती हूँ, आंसर आएगा 0.5। क्या 0.5 जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है? नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबर्स अंडर डिवीजन या अंडर अगर आप डिवाइड करते हो तो वो हमारे पास ग्रुप वर्ड नहीं बनाता, क्योंकि आंसर जो है वो बिलोंग नहीं करता नेचुरल नंबर्स के अंदर से। तो इस तरीके से आप कोई भी ऑपरेशन लगा के चेक कर सकते हो जो भी आपको गिवन है कि वो आपके पास ग्रुप वाइड है कि नहीं है। ये सिंपल आपने अगर देखा जाए तो आपने ये क्लियर लॉ को समझा। नेक्स्ट है सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन आर ग्रुप वाइड। तो वो कहता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स को अगर हम ऐड करें या माइनस करें तो वो ग्रुप वाइड होता है। तो आप ज़बानी भी सोच सकते हैं कि अगर आप क्या करें, खुद से भी दो कोई से भी इंटीजर्स ले लेते हैं, ठीक है, और जब वो आप इंटीजर्स लेते हैं तो उन इंटीजर्स, तो सेट ऑफ इंटीजर्स की अगर मैं बात करूं तो मैं, आपको पता है सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। यानी उसमें 0 भी मौजूद होता है और पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स भी, और नेगेटिव के हिसाब से अगर नेचुरल नंबर्स देखूं तो वो भी मौजूद होते हैं। तो खुद माइंड में आप लोग सोचें, वहां पे लिखने का सारी बात है, इतना टाइम तो होगा नहीं, तो आपको ये चीजें माइंड में सोचनी होगी कि अगर मैं किसी भी दो नेचुरल सॉरी किसी भी दो इंटीजर्स को ऐड करती हूँ, जैसे -2 -3 को ऐड करूँ तो -5 आता है, और -5 सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब अंडर एडिशन कर लूँ या मैं अगर माइनस भी करती हूँ तो आंसर नेचुरल नंबर सॉरी इंटीजर्स के सेट के अंदर ही बिलोंग करेगा। तब मुझे आइडिया होगा, मैंने ज़बानी सोच लिया कि हाँ अंडर एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो है वो नेचुरल नंबर्स सॉरी जो इंटीजर्स हैं वो इंटीजर के सेट के अंदर से ही बिलोंग करता है, तो इसका मतलब वो ग्रुप पॉइंट बनाता है। तो सिमिलरली अगर मैं मल्टीप्लाई भी देखूँ तो हाँ, मैं अगर दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करती हूँ तब भी जाहिर बात है आंसर उसके अंदर ही बिलोंग करेगा। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो तब भी सेट जो है वो क्या करता है, उसके अंदर से सिंपल जो है वो बिलोंग कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि अंडर जो मैं अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन करती हूँ तो सेट ऑफ इंटीजर हमारे पास क्या बनाते हैं, ग्रुप पॉइंट बनाते हैं। अब मैं डिवीजन के हिसाब से चेक कर सकती हूँ। तो डिवीजन में मैंने देखा कि अगर मैं दो इंटीजर्स को डिवाइड करती हूँ तो आंसर पॉइंट में आएगा। और अगर आंसर पॉइंट में आएगा तो इसका मतलब ये है कि सेट जो है वो मेरे पास क्या नहीं होगा, अंडर डिवीजन, इसके अंदर से आंसर बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अंडर अगर मैं डिवाइड करती हूँ दो इंटीजर्स को तो वो लाजमी तौर पे क्लियर नहीं होगा और वो ग्रुप पॉइंट भी नहीं होगा। नेक्स्ट में सेट ऑफ रैशनल नंबर्स आर ग्रुप वाइड। अगर मैं किसी भी दो रैशनल नंबर्स ले लेती हूँ, सबसे पहले तो मैं दो रैशनल नंबर्स को ऐड करूँ तो आंसर हमेशा रैशनल नंबर आएगा। तो उसका मतलब रैशनल नंबर जो होते हैं वो मेरे पास ग्रुप वाइड बनाते हैं, यानी कि दो को अगर ऐड करूँ उसके अंदर से बिलोंग करेगा। अगर मैं माइनस करती हूँ तब भी वो उसमें से बिलोंग कर जाएगा, किसी भी दो रैशनल नंबर्स को। अगर मल्टीप्लाई करती हूँ किसी भी दो रैशनल नंबर्स को तो वो भी हमेशा क्या होगा कि रैशनल नंबर होगा। तो मुझे इससे आइडिया होगा कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जो है वो मेरे पास ग्रुप वाइड बनाते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास किसकी है, सेमी ग्रुप की है। तो आपने खुद देखा कि जो ग्रुप वाइड होता है फिर उसके बाद हमारे पास सेमी ग्रुप आता है। सेमी ग्रुप क्योंकि क्लोजर लॉ को भी होल्ड करता है और उसके अलावा सेमी ग्रुप एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है। तो ये हमारे पास क्लोजर लिखा हुआ है और ये एसोसिएटिव लिखा हुआ है। एसोसिएटिव का भी आपको पता है, सारी बात है, आप इतने मैथमेटिक्स पढ़ाए हैं। तो एसोसिएटिव में क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ में ए स्टेरिक मैं लिख सकती हूँ, बी स्टेरिक सी। इक्वल किसके होता है, यानी कि सिंपल, यानी कि ये आप समझे कि ब्रैकेट्स बस चेंज हो जाती हैं यहाँ पे।
स्टेरिक सी हो गया। तो सिंपल बस ये अगर कंडीशन होल्ड कर जाए तो मैं कहती हूँ कि एसोसिएटिव लॉ मेरा सेटिस्फाई कर गया। तो ये बस एसोसिएटिव लॉ में होता है। वैसे एक बात आपको बता दूं, एसोसिएटिव लॉ तो सबके अंदर ही होल्ड कर जाता है। एसोसिएटिव लॉ में ना होल्ड करने वाली कोई बात ऐसी नहीं है। तो एसोसिएटिव लॉ सबके अंदर ही होल्ड कर जाता है, तो आप इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो नेचुरल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये वैसे ही मैंने एग्जांपल्स दिए हैं आर्बिट्रेरी अपनी मर्जी की, कि नेचुरल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सैमी ग्रुप बनाते हैं। जाहिर बात है जो कुलैयर लॉ होल्ड करेगा वो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा। तो इंटीजर्स ले लो, रैशनल नंबर्स ले लो, ये मेरे पास क्या करते हैं, ये सेमी ग्रुप बनाते हैं हम। इर्रेशनल नंबर नहीं बनाते होंगे, क्योंकि खुद आप सोचें, अगर मैं किसी भी दो इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करूं, जैसे अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करूं, तो आंसर 3 आएगा, और 3 मेरे पास एक रैशनल नंबर है। तो यानी कि 3 जो है वो इर्रेशनल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो इससे मुझे आइडिया हो गया कि अगर मैं दो इर्रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करती हूँ तो लाजमी नहीं है कि इर्रेशनल नंबर है, तो रैशनल भी आ सकता है। तो इस वजह से जो इर्रेशनल नंबर्स हैं वो हमारे पास कुछ भी नहीं बनाते, ना ही ग्रुप पॉइंट बना रहे हैं, ना मेरे पास सेमी ग्रुप बना रहे हैं। फिर मोनोइड है। अब मोनोइड क्या करता है, मोनोइड भी कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करता है। कौन कौन सी, सबसे पहले तो वो क्लेयर लॉ भी होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई करता है, तीसरी एक्स्ट्रा चीज उसके अंदर आ गई है आइडेंटिटी की कंडीशन। तो उसमें आइडेंटिटी भी मौजूद होती है, जैसे कि आपको पता है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी 1 होती है और अंडर एडिशन आइडेंटिटी 0 होती है, यानी जिस सेट में 0 और 1 मौजूद होगा तो वो मोनोइड होगा। तो फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, मैंने ज़बानी अपने माइंड में सोचा कि हाँ मल्टीप्लिकेशन नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँ नेचुरल नंबर आएगा, क्लोजर भी होल्ड करेगा, एसोसिएटिव भी होल्ड करेगा। अब मैंने देखना है कि क्या अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 इस सेट के अंदर मौजूद है। तो हाँ जी, 1 जो है वो नेचुरल नंबर के अंदर मौजूद होता है। तो इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन मोनोइड है। और अंडर देखें एडिशन मोनोइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है नेचुरल नंबर के अंदर 0 नहीं होता है, यानी इसमें आइडेंटिटी नहीं है, तो इसलिए वो मोनोइड नहीं होगा। तो इस तरीके से आप कुछ भी कह सकते हैं। तो जैसे आप रैशनल नंबर्स ले लें, रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन भी कर सकते हैं, क्योंकि 0 रैशनल नंबर के अंदर मौजूद होता है। तो रैशनल नंबर जो है वो अंडर एडिशन क्या होते हैं, मोनोइड हमारे पास बना लेते हैं, इसमें कोई मसले की बात नहीं, क्योंकि इसके अंदर आइडेंटिटी मौजूद होती है। तो इस तरीके से आप काफी सारे सेट के लिए भी देख सकते हैं जिसमें आपको डील करें। फिर ग्रुप आता है, इसके बाद हमारा ग्रुप क्या होता है। अब फर्स्ट डेफिनेशन ग्रुप की थी, ग्रुप वो होता है जो कोलायर लॉ भी होल्ड करता है, एसोसिएटिव भी होल्ड करता है, आइडेंटिटी भी होती है, और एक्स्ट्रा चीज है कि हर एलिमेंट का उसके अंदर इनवर्स भी मौजूद होता है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स ले ले अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर एग्जांपल, तो ये सेमी ग्रुप जैसे बना रहे थे। और उसके अलावा इसके अंदर इंटीजर्स अंडर एडिशन देख लें, 0 मौजूद है, आइडेंटिटी मौजूद है, ठीक है। और अंडर मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स देखने लगी हूँ। तो देखें 2 का इनवर्स क्या अंडर मल्टीप्लिकेशन 1/2 है, तो क्या 1/2 इंटीजर्स के अंदर बिलोंग करता है? नहीं करता। तो इसका मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनाते, क्योंकि इनवर्स वाली प्रॉपर्टी उसके अंदर होल्ड नहीं करती। तो अब क्वेश्चन ये है कि इंटीजर्स अंडर एडिशन जो है क्या वो ग्रुप बनाते हैं? तो हाँ जी, आइडेंटिटी 0 मौजूद है, और हर एलिमेंट का अंडर एडिशन मैंने इनवर्स देखना है। तो 2 का इनवर्स अंडर एडिशन क्या होता है? -2। 3 का क्या होगा अंडर एडिशन इनवर्स? -3। 4 का क्या है? -4 है। तो हाँ जी, इंटीजर्स में ये नंबर सारे एग्जिस्ट करते हैं, -2 भी देखें, -3, -4, नेगेटिव वाले भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब इंटीजर्स अंडर एडिशन जो है वो ग्रुप बनाते हैं, बट अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनाते। तो ये सिंपल सी बात है, बस कंसेप्ट की बात है। नेक्स्ट हमारे पास है बिलियन ग्रुप। अ ग्रुप जी सेट विद अ बिलियन ग्रुप इफ इट होल्ड ऑल लॉस, यानी अबिलियन ग्रुप क्या होता है। तो बिलियन ग्रुप में आपने एक चीज ये देखनी होती है कि पहले तो वो ग्रुप की चारों के चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। उसके अलावा जो वो एक्स्ट्रा कंडीशन सेटिस्फाई करता है वो ये करता है ए बी, या बीच में आप स्टेरिक भी लिख सकते हैं, यानी आप अंडर एडिशन देख रहे हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं, आपकी मर्जी है। तो ए स्टेरिक बी जो है वो बी स्टेरिक ए के बराबर हो जाए। तो ये पांचवी कंडीशन है, तो अगर ये पांचवी कंडीशन भी वो होल्ड कर जाए तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? अबिलियन ग्रुप कहते हैं। फिर नीचे एग्जांपल्स हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स ले लो, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स रैशनल नंबर्स आर द ग्रुप अंडर एडिशन। तो अंडर एडिशन ये सब कुछ बनाते हैं। और है सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन इज एन अबिलियन ग्रुप। हाँ जी, वो भी हमारे पास क्या करते हैं? अबिलियन ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि अगर मैं ए बी इज इक्वल टू बी ए के बराबर होता है, आप किसी भी अपनी मर्जी के दो नंबर्स को लेके ऐड करके चेक। अब देखें उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, इसको भी देख लें। पहले लिखा हुआ है कि सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब क्वेश्चन ये राइज है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास क्या होता है? 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर।
जो कि आप लोग पहले एफएससी में पढ़ते आ रहे होंगे कि इसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहा जाता है। और मुझे पता है इसमें डब्ल्यू का क्यूब क्या होता है, हमेशा डब्ल्यू क्यूब 1 के इक्वल होता है। उसने कहा है कि ये मेरे पास क्या बनाता है, ये ग्रुप होता है। तो आप जिन दो चले मैं एग्जांपल से सॉल्व कर लेती हूँ। याद रखिएगा कि इसमें मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है, एडिशन होल्ड नहीं करता। एडिशन भी कर जाता है बट आप हमेशा इसका जो एग्जाम्पल है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन के हवाले से आती है। तो पहला ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करूँ, जैसे डब्ल्यू को डब्ल्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो डब्ल्यू क्यूब आ गया, और डब्ल्यू क्यूब मुझे पता है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और 1 इसी सेट के अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब ये क्लोजर लॉ होल्ड कर गया। एसोसिएटिव तो वैसे कर जाएगा। और अंडर मल्टीप्लिकेशन देखना था तो 1 इसके अंदर मौजूद है। इनवर्स देखना था तो इनवर्स को आप इस जो कैलिस टेबल है उससे देख सकते हैं कि ये 1 है, ये डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू स्क्वायर है। अब कैलिस टेबल तो आई होप ये बच्चे बच्चे को ही पता है कैसे बनाते हैं, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। जाहिर बात है आप लेक्चरार की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये छोटी मोटी चीज तो आती होगी कि कैसे कैलिस टेबल बनाया जाता है। तो सिंपल 1 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये चीज सेम आ जाएगी। इधर है डब्ल्यू, ये भी चीज बिल्कुल सेम आ जाएगी। यहाँ फर्क आएगा, ये डब्ल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। और जब डब्ल्यू स्क्वायर डब्ल्यू से मल्टीप्लाई होगा डब्ल्यू क्यूब होगा जो कि 1 आ जाएगा। और इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, इधर सेम आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू क्यूब 1 हो गया। और डब्ल्यू की 4 क्या होगा, डब्ल्यू होता है। तो सिंपल मैंने बस प्रॉपर्टी लगा के कैलिस टेबल से बना लिया। तो जब मैंने देखा कि हर एलिमेंट का इनवर्स भी पाया जा रहा है और वो इसी के अंदर से ही बिलोंग कर रहा है एलिमेंट, देखिए डब्ल्यू का अगर इनवर्स देखूं तो वो डब्ल्यू स्क्वायर आ रहा है और डब्ल्यू स्क्वायर इस सेट के अंदर मौजूद है। तो इससे मुझे आइडिया हो गया कि जो भी मैं एलिमेंट्स ले रही हूँ उसका इनवर्स उस सेट के अंदर ही मौजूद है। तो सिंपल इससे मुझे आइडिया हो गया कि ये जो हमारे पास सेट मैंने लिया ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ग्रुप बना रहा है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कम्प्लेक्स नंबर फॉर्म अ ग्रुप। कम्प्लेक्स नंबर तो ग्रुप बनाएंगे, जाहिर बात है, ये तो सिंपल है, इसमें आप चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद है सेट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो सेट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, +-1 एन प्लस माइनस आयोटा, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। तो ये हम इससे क्या कहते हैं, सेट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। इसको भी आप अंडर मल्टीप्लिकेशन देख सकते हैं कि ये सिंपल हमारे पास क्या करता है, ग्रुप बनाता है। अंडर एडिशन तो नहीं बनाएगा क्योंकि जीरो इसमें मौजूद नहीं है, यानी अंडर एडिशन आइडेंटिटी जीरो होती है, जीरो इसमें नहीं है। तो इस वजह से जीरो के हवाले से ग्रुप तो नहीं होगा। तो इस तरीके से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में भी जीरो मौजूद नहीं था, तो इसलिए अंडर एडिशन इसने ग्रुप नहीं बनाया था। तो सिंपल आप इसके किसी भी दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लें, आंसर इसके अंदर से ही बिलोंग करेगा और हर एलिमेंट का इनवर्स भी पाया जाएगा। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि सेट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी मेरे पास ग्रुप बनाते हैं। उसके बाद है सेट ऑफ क्वाटर्नियन ग्रुप। क्वाटर्नियन ग्रुप का भी आपको पता होगा, इसे कहा जाता है Q8। इसमें एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं, +-1 +-आयोटा +-j एंड +-k। इसमें टोटल 8 एलिमेंट्स है। इसे क्वाटर्नियन ग्रुप कहा जाता है। तो क्वाटर्नियन ग्रुप जो होते हैं ये हमारे पास नॉन अबिलियन ग्रुप होते हैं। ठीक है। और ये ग्रुप बनाता है ग्रुप ये नॉन अबिलियन, बट ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है, फिफ्थ नहीं करता अबिलियन की, बट फर्स्ट 4 को सेटिस्फाई करता है, वो भी अंडर मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि अंडर मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी 1 मौजूद होती है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सिंपल है, इसको भी हम चेक कर सकते हैं इजीली कि क्वाटर्नियन ग्रुप हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है। उसके बाद उसने Z6 ले लिया। Z6 हमारे पास क्या होता है, इंटीजर्स अंडर मॉड्यूल 6। तो कैलिस टेबल से आपको पता है, इसको भी हम चेक कर सकते हैं कि ये भी हमारे पास अंडर एडिशन ग्रुप बनाएगा। उसके बाद ये लिखा हुआ है जनरल लीनियर ग्रुप और ये लिखा हुआ है स्पेशल लीनियर ग्रुप। तो जनरल लीनियर ग्रुप हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो कि 2x2 का होता है। एफ का मतलब है कि उसमें हमने एलिमेंट्स कौन से लिए, यानी फील्ड है, उसमें हमने फील्ड कौन सी लिया। फॉर एग्जांपल मैंने रियल फील्ड ली है, मैंने टीचर्स की फील्ड ली है, कॉम्प्लेक्स की फील्ड ली है, मतलब जो एलिमेंट्स लिए वो यहाँ लिखने होते हैं। और ये ऐसा 2x2 मैट्रिक्स होता है जनरल ग्रुप जिसका अगर डिटर्मिनेंट लें और डिटर्मिनेंट अगर आ जाए नॉन जीरो, तो हम ये कहते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट क्या है, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया है। तो इसका मतलब ये है कि ये सेट जो है हमारे पास क्या है, जनरल लीनियर ग्रुप बना रहा है। ठीक है। और उसके बाद स्पेशल लीनियर ग्रुप। स्पेशल लीनियर ग्रुप में अगर डिटर्मिनेंट आपका क्या आ जाए, =1 आ जाता है, तो आप कहते हो कि ये आपके पास एक स्पेशल लीनियर ग्रुप है जो कि 2x2 का मैट्रिक्स होता है। फील्ड इसमें आप कोई भी ले सकते हो, रियल कॉम्प्लेक्स जो आपको गिवन है। और उसने कहा है कि ये जो आपको हमारे पास जनरल इनर ग्रुप स्पेशल इनर ग्रुप होता है ये भी अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है, बट ये अभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मैट्रिक्स जो होते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव वाला होल्ड नहीं करते, तो इस वजह से ये अबिलियन नहीं होगा, बट सिंपल ये ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा।
इसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी आ रही है कि द आइडेंटिटी ऑफ एन ग्रुप इज डिनोटेड बाय ई। ई वो कहना चाहता है कि आइडेंटिटी है, और ये एक जर्मन वर्ड से निकला है आइडेंटिटी, और इसका मतलब होता है इन हाइट। तो ये सिंपल मेरे पास आइडेंटिटी के बारे में मैंने डिस्कस किया है कि ये लफ्ज कैसे निकले और इसको आइडेंटिटी कहा जाता है। नेक्स्ट मैंने बात बताया कि जब जी को सब करोड़ को आपस में मल्टीप्लाई करो तो इसकी पावर में सिंपल क्या हो जाता है, एन आ जाता है। और जब पावर में एन आ जाए तो ये, सॉरी ये गलती से लिखा है, यहाँ पे है इन मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर में आता है। सिमिलरली अगर हम एडिशन में करते हैं तो एडिशन में क्या होता है, सिंपल अंदर ऐड आएगा सेंटर में, और जब हम एडिशन में करते हैं तो हमारे पास एन जी आता है। वैसे ये बात सबको ही पता है बच्चों को, ये आपने एफएससी में पढ़ी भी होगी खुद ही कि कैसे पावर्स ऐड की जाती हैं तो क्या होता है। पावर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, और अगर सिंपल टर्म्स ऐड हो रही हो तो फिर हम बाहर एन लिख देते होते हैं। ये तो सिंपल सी बात है, ये तो सबको पता होगा। उसके बाद एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि अगर जी की पावर -3 है तो मैं -1 अंदर कॉमन ले सकती हूँ और बाहर 3 को भी लिखा जा सकता है। ये कंडीशन भी पॉसिबल है। वैसे ये चीजें ना मोस्टली थ्योरम्स के अंदर काम आती हैं, बट कोई आपसे प्रॉपर्टी भी दे के पूछा जा सकता है, या वो खुद से कोई आर्बिट्रेरी आपको कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज दे दे जिसमें इस प्रॉपर्टी का यूज होता हो। तो ये चीजें, ये छोटी छोटी बातें आपने याद रखनी है, ये कंसेप्चुअल एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सॉक्शू प्रॉपर्टी, या इसको रिवर्सल रूल भी कहा जाता है। सॉक्शू प्रॉपर्टी का सबको पता है कि क्या होता है, ए बी का होल इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी अगर इनवर्स लिखा हुआ है तो एलिमेंट्स की तब जो पोजीशन है वो बदल जाती है और हर एलिमेंट के ऊपर इनवर्स आ जाता है। दिस इज कॉल्ड सॉक्शू प्रॉपर्टी या रिवर्सल लॉ, जो कि फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की बुक में भी बताया हुआ है इसके बारे में। नेक्स्ट, अगर ये था 2 एलिमेंट्स के ऊपर, अगर 3 एलिमेंट्स के ऊपर सॉक्शू प्रॉपर्टी लगानी हो तो लास्ट वाला हमेशा आपको पता है पहले आता होता है, फिर सेकंड वाले पे इनवर्स आ जाएगा, फिर फर्स्ट वाले पे इनवर्स आ जाएगा। तो ये रूल है इसको लिखने का। अब थर्ड एक प्रॉपर्टी है ए इनवर्स बी ए बी होल की पावर एन। तो पहले आप देखिए हमेशा पावर में नेगेटिव था, तो अगर नेगेटिव हो तब आपने ये तरीका लगाना है, लेकिन पावर अगर पॉजिटिव हो तब आपने क्या करना है, तब आपने सेंटर वाले एलिमेंट के ऊपर सिर्फ एन लिखना है। यानी अगर बाहर आपके पास 2 का इनवर्स लिखा हुआ हो और अंदर एक डिफरेंट एलिमेंट हो और पावर पॉजिटिव हो, तो तब आपने सिर्फ और सिर्फ सेंटर वाली पावर के ऊपर एन लगा देना है। ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट में कुछ नोट लिखा हुआ है, नोट में लिखा है कि ए एक्स बी यहाँ पर बराबर हुआ है कि ए एक्स बी इज इक्वल टू सी एक्स डी लिखा हुआ है, और देखें एंड में लिखा हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, मतलब इंप्लाइज करके सिंपल से उसने बात बता दी है। तो अगर देखा जाए तो सेंटर में से एलिमेंट्स जो है वो कैंसिल हो गए हैं, ठीक है। अगर देखा जाए, देखने से ये लग रहा है तो हुआ भी यही है। ये जो सेंटर से कैंसिलेशन होती है इसको कहा जाता है मिडल कैंसिलेशन, ठीक है। तो मिडिल कैंसिलेशन में क्या होता है, मिडिल कैंसिलेशन में ये होता है कि सेंटर से आप कोई एलिमेंट्स कैंसिल कर देते हो, तो इस तरीके से कैंसिलेशन को हम कहते हैं कि मिडिल कैंसिलेशन लॉ इम्प्लाइज कम्यूटेटिविटी। तो वो कहता है कि अगर आप ऐसे मिडिल कैंसिलेशन करते हो तो आपके पास जो ग्रुप होता है वो अबेलियन ग्रुप बन जाता है। तो इसलिए वो कह रहा है ये मिडिल कैंसिलेशन इम्प्लाइज कम्यूटेटिविटी, तो उससे कम्यूटेटिव यानी अबेलियन ग्रुप बनता है। सिंपल से वो बात कर रहा है। नेक्स्ट में उसने कोई मैट्रिक्स ले लिया, वैसे ये करने वाली चीज नहीं है, बट फिर भी आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि हो सकता है कि इससे रिलेटेड कोई एमसीक्यूज आ जाए। इधर लिखा हुआ है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 क्रॉस 3 का, जैसे 1 AB 0 1 C 0 0 1 दिया हुआ ये ग्रुप है, तो उसने कहा है कि अगर आप इस टाइप की किसी भी 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो, जिसमें यहाँ पे जो हमारे पास इसका डायगोनल मैट्रिक्स है वो 1 1 हो, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये बन गया। जो इस टाइप का मैट्रिक्स होता है उसे कहा जाता है हाइजेनबर्ग ग्रुप। ये एक स्पेशल नेम है, और ये कहाँ से निकला है, ये निकला है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम फिजिक्स। तो जिस बच्चे ने बीएससी में फिजिक्स पढ़ी थी, क्वांटम फिजिक्स, उसको आइडिया होगा कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, और इसमें जो ग्रुप यूज किया जाता है उसे कहा जाता है हाइजेनबर्ग ग्रुप। और इसके ऊपर मैंने साइड पे लिखा हुआ है कि कि जब भी आपके पास कोई ग्रुप दी है, अगर आप उसमें से लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से कैंसिलेशन एट अ टाइम अप्लाई करते हैं, तो उस एट अ टाइम राइट एंड लेफ्ट कैंसिलेशन को कहा जाता है क्रॉस कैंसिलेशन लॉ। एट अ टाइम राइट एंड लेफ्ट कैंसिलेशन इज कॉल्ड क्रॉस कैंसिलेशन लॉ। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब हम आ गए हैं ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप के ऊपर एंड ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के ऊपर। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी ये है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी। मैंने सपोज कर लिया कि जी मेरे पास कोई भी ग्रुप है। याद रखिएगा ग्रुप वो होगा जो आपकी ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। जी आपने वो एक ऐसा एलिमेंट लेना है और आपने उस ग्रुप में से कोई एलिमेंट पिक कर लिया।
ठीक है। अब वो जो आपने एलिमेंट पिक किया है, आप उस एलिमेंट को उसी एलिमेंट से इतनी बार मल्टीप्लाई करो कि जब आप मल्टीप्लाई करो तो आंसर में आपके पास आइडेंटिटी आ जाए। अब इस चीज को समझ लेते हैं कि क्या होता है। देखिए फॉर एग्जांपल जी मेरे पास है 1w/w²। जैसा कि हमने अभी पीछे किया था, इसे कहा जाता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आपको नेम भी आने चाहिए, क्योंकि वहां पे लाजमी ने आपको सेट दिया हो। सिंपल उसने पूछा होगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उसने ये वर्ड लिखा होगा सिर्फ, तो इसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहा जाता है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आपने हर एलिमेंट को उसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया। देखिए वन को जितनी बार भी वन से मल्टीप्लाई करूं, आंसर हमेशा क्या आएगा, वन आएगा। फिर डब्ल्यू की बारी है, तो डब्ल्यू को डब्ल्यू से कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि आइडेंटिटी आ जाए। और मुझे पता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आइडेंटिटी हमेशा वन होती है, तो मैंने वहां पे रुक जाना जैसे ही मेरा वन आएगा। तो डब्ल्यू यानी कि डब्ल्यू को 3 बार मल्टीप्लाई किया डब्ल्यू से, यानी डब्ल्यू की पावर अगर क्यूब करती हूँ, तो देखिए मैंने डब्ल्यू को 3 बार डब्ल्यू से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास क्या आ गया, डब्ल्यू क्यूब आ गया। तो डब्ल्यू डब्ल्यू क्यूब पे वन आ गया, तो इसका मतलब ये है कि डब्ल्यू जो था, डब्ल्यू सिंपल जो मेरे पास डब्ल्यू है उसको मैंने, उसका ऑर्डर 3 है। क्यों? क्योंकि मैंने डब्ल्यू को 3 बार जब मल्टीप्लाई किया था तब आइडेंटिटी आया था। सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट डब्ल्यू स्क्र है, तो डब्ल्यू स्क्र को डब्ल्यू स्क्र से कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास वन आ जाए। तो देखिए डब्ल्यू स्क्र को मैंने कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 3 बार। तो देखिए डब्ल्यू स्क्र को मैंने 3 बार जब मल्टीप्लाई किया था तब मेरे पास आइडेंटिटी आया था। तो इसका मतलब डब्ल्यू स्क्र का जो ऑर्डर है वो 3 है। तो इसे कहा जाता है एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालना, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट्स। अब अहम बात थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी, डेफिनेशन में एक वर्ड यूज किया गया है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन। ये एक दिखने में तो आम सी चीज है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चीज है, ये मैटर करता है यहाँ पे ऑर्डर निकालने में। अब बहुत से बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि डब्ल्यू क्यू पे वन है, तो डब्ल्यू को मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया तो वन आ गया, तो डब्ल्यू को अगर मैं 3 बार ना करूँ, 3 बार से ज्यादा करूँ, देखिए डब्ल्यू 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 था, मैं डब्ल्यू 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 डॉट डब्ल्यू कर दूं, डब्ल्यू की पावर 4 आ जाएगा, उस पर वन नहीं आएगा। ठीक है। मैं इसको अगेन अगर डब्ल्यू से कर दूं तो 5 आ जाएगा, डब्ल्यू 5 पर भी वन नहीं आता। लेकिन अगर मैं इसे एक और बार डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं तो डब्ल्यू की पावर 6 हो जाएगी, और डब्ल्यू की पावर 6 पर भी वन है। तो मैंने देखा एक तो डब्ल्यू क्यूब पर भी वन आ रहा है, और डब्ल्यू की पावर 6 पर भी क्या आ रहा था, वन आ रहा था। तो क्वेश्चन ये राइज है, तो दोनों में से मैं कौन सा वाला चूज करूंगी, 6 वाला चूज करूंगी या 3 वाला चूज करूंगी। तो ये डेफिनेशन में उसने बात बताई है कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यानी जो छोटा होगा, 3 और 6 में से कौन सा छोटा है, 3 छोटा है, तो इसका मतलब आपने 3 उठाना है। जो सबसे छोटा वाला नंबर होगा, यानी कि सबसे पहले पहले आएगा, आपने वो उठाना है नंबर। तो ये लीस्ट वाली चीज भी मैटर करती है, तो आपने सबसे छोटा वाला नंबर लेना है, मजीद आगे नहीं बढ़ते जाना, जो पहले पहले नंबर पे आ जाए वो उसका ऑर्डर कहलाता है। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ एन। और एक अहम बात बताना चाहूंगी मैं यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है हमेशा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में आ जाती है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, हमेशा वन होता है, क्योंकि वो हमेशा आइडेंटिटी ही रहता है। उसमें देखें, वन की पावर वन भी वन है, वन की पावर टू भी वन है, वन की पावर थ्री भी वन है। ठीक है, मतलब पावर 1 2 3 4 सब पे वन आ रहा है, तो सबसे छोटा नंबर क्या है, वन है। तो इसलिए जो ऑर्डर है आइडेंटिटी का, वो हमेशा हमेशा क्या कहलाएगा, हमेशा हमेशा उसका ऑर्डर। फिर ये हमारे पास सिंपल किसकी डेफिनेशन थी, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की। अब हम पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप। किसी भी ग्रुप के ऑर्डर का मतलब है कि उसके ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट्स है। यहाँ पे देखिए 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब जो ग्रुप का ऑर्डर है वो मेरे पास 4 है। तो यानी जो भी आपके पास ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, उसकी जो तादाद है वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप कहलाती है। ठीक है। तो ये फर्क है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के अंदर और ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप में, इन दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस है। तो आपको इन दोनों के अंदर सेपरेशन का पता होना चाहिए, और अगर कोई एमसीक्यूज गिवन है तो आपको पता होना चाहिए कि उसके एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या हो सकता है और उसकी ग्रुप का ऑर्डर क्या है। वैसे ग्रुप का ऑर्डर बहुत कम आता है, हमेशा ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ही पूछा जाता है, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल होता है। ग्रुप का ऑर्डर बताना तो वैसे ही बहुत इजी काम है। और जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट होता है उसके अब सेकंड नेम भी है, उसको कहा जाता है पीरियोडिक लेंथ, या उसे कहा जाता है पीरियड ऑफ ए। ये सिंपल हमारे पास डेफिनेशन है, किसकी डेफिनेशन है, ये ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की है, और ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट का सेकंड नेम है पीरियड ऑफ पीरियोडिक लेंथ या पीरियड ऑफ ए।
मोस्टली वैसे अगर बताऊं तो पीरियड का वर्ड ही लिखा जाता है, क्योंकि काफी बच्चों को सेकंड नेम नहीं पता होता, तो वो वैसे भी टफ बनाना होता है उन्होंने, तो उस हिसाब से वो सेकंड नेम ही मोस्टली यूज करते हैं, या अक्सर पूछ लेते हैं कि सेकंड नेम क्या है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट का, तो आपको पता होना चाहिए। अब ये जो हमारे पास यू है, ये एक यूनिटरी ग्रुप है। ये जो ग्रुप है इसमें देखें, पहले वैसे आपको इसकी नोटेशन के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है। असल में ये एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके हर एलिमेंट का जीसीडी 1 होता है, यानी रिमाइंडर हमेशा 1 आए। अब 18 को 1 के साथ पे अगर आप डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आएगा। 1 तो वैसे भी आइडेंटिटी के तौर पे काम करता है। 18 5 को जब आप उसको उसको जीसीडी लेंगे तो हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा। इस तरीके से 18 को 7 के साथ करें, 11 13 17, इसका रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। और अगर ज्यादा आएगा तो आपने रुक जाना है इसे मजीद, तो 13 पे स्टॉप हो जाएगा। तो वैसे एक बात याद रखिएगा, जबानी अगर आप डिवाइड नहीं भी करना चाह रहे तो इसमें सारे ऑड नंबर टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, बट वैसे आपको डिवीजन से ही पता चलता है। और इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है? 6 एलिमेंट्स है, तो इसका ऑर्डर मैंने देखे 6 लिखा हुआ है। ठीक है। फिर मैंने इसके किसी भी एलिमेंट का यहाँ पे आपको ऑर्डर निकाल के दिखाया कि 5 की पावर अगर 1 करूँ तो 5 आ गया। ठीक है। तो 5 की पावर स्क्वायर करूँ तो तो कितना आएगा? 5 5 25 होता है। 25 को 18 पे डिवाइड करो तो मेरे पास क्या आता है? तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा वो 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, मैं डिवाइड करती जाऊं, 5 का क्यूब लूं और जो भी आंसर आ रहा है उसको 18 पे डिवाइड करूं, 18 को बाहर रखूं और 5 के क्यूब से जो भी आंसर आ रहा है उसको अंदर रखूं, तो रिमाइंडर 17 आएगा। जब 5 के ऊपर 4 करूं, रिमाइंडर 13 आ रहा है, फिर 11 आ रहा है। तो देखें 1 पर आके जब 6 किया था 5 की पावर, तो रिमाइंडर 1 आ गया। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है? 6 है, एलिमेंट ऑफ एन ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इसका 6 है, क्योंकि 5 के पावर 6 पर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इस तरीके से आप बाकी एलिमेंट्स का भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट में Z12 दिया हुआ है। Z12 का मोड 12 है, अंडर एडिशन मॉड्यूल है। तो मैं सिंपल अगर इसके एलिमेंट्स को 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 8 आ गया। तो जब 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आता है, और ये भी अंडर मॉड्यूल 12 है, तो 12 को जब 12 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो उसका मतलब जो 4 जो था, 4 को मैंने किससे किया था? 4 को जब 3 से किया था तब रिमाइंडर 0 आया था। तो इसका मतलब 4 का जो मेरे पास इसका जो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट है वो 3 आ रहा है। तो ये किसका तरीकाकार है? जब मॉड्यूल वाले क्वेश्चन हमारे पास स्पेशली होते हैं, जो मॉड्यूल ZP की फॉर्म में यानी दिए जाते हैं, जो ZN की फॉर्म में नंबर दिए जाते हैं, अंडर मॉड्यूल एन के फॉर्म में दिए जाएं, तो उसको निकालने का मेथड ये होता है कि जो भी आपके पास एलिमेंट, जिस एलिमेंट का आप निकाल रहे हो, उस नंबर को आपने 1 से 2 से 3 से 4 5 6 अप टू सोन मल्टीप्लाई करते जाना है, और रुकना वहां पर है जब रिमाइंडर 0 आ जाए। तो क्योंकि मैं 4 का चेक कर रही थी, जब मैंने 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया था तब रिमाइंडर 0 आया था, तो इसलिए इसका जो एलिमेंट ऑफ एन ऑर्डर है वो 3 है। तो यानी सिंपल, आपने आपने कोई भी एलिमेंट गिवन है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी गिवन है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी गिवन है, आपने उसका ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट निकालना सीखा। उसके अलावा आपने जो मॉड्यूल वाले क्वेश्चंस है ZN की फॉर्म में, उसका भी निकालना सीखा कि हर एलिमेंट को सिंपल गिनती से मल्टीप्लाई किया जाता है, और जहाँ पे 0 आ जाए वहां पे रुक जाना है, और उस नंबर के साथ वाला जो नंबर होता है वो उसका क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है उस एलिमेंट का। उसके अलावा आपने यू का भी, UN का भी निकालना सीखा ऑर्डर। और अब ये देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का भी ऑर्डर निकाला हुआ है, ये अगेन वही चीज रिपीट की हुई है। उसके बाद मॉड्यूल वाले का भी उसने सिंपल एक तरीकेकार से बता दिया है कि कैसे करना होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप तरीकाकार देख लें। इधर एस लिखा हुआ है 0 1 2 3 ऑफ मॉड्यूल 4 लिखा हुआ है अंडर एडिशन, तो अंडर मॉड्यूल 4 गिवन और मैंने एडिशन के तौर पे चेक करना, पीछे वाला मल्टीप्लीकेशन के तौर पे था। तो अंडर एडिशन में आपने 1 में 1 को कितनी बार ऐड करो कि आंसर 0 आ जाए? तो 1 को जब मैंने 4 बार ऐड किया तो आंसर रिमाइंडर 0 आ गया, तो यानी आइडेंटिटी मेरे पास आ गई। सो इट मीन मेरे पास क्या आ गया? ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट आ गया। 2 में 2 को ऐड किया, 4 4 आ गया। 4 पे जब डिवाइड किया 4 को, तो रिमाइंडर 0 आ गया। और मुझे पता है कि अंडर आइडेंटिटी मेरे पास आ गई, तो इससे मुझे इस चीज का आइडिया हुआ कि मेरे पास जो इसका ऑर्डर है वो 2 है। सिमिलरली 3 को 3 में कितनी बार ऐड करोगे 0 आ जाए? तो 4 बार जब ऐड किया तो मेरे पास 0 आ गया, तो इसका मतलब 3 का जो मेरे पास ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट है वो 4 है। तो इस तरीके से जितने भी आपके पास गिवन है आप उसका निकाल सकते हो। फिर ऐसे ए स्क्वायर ए क्यूब दिया हुआ है, और मुझे पता है 6 पर आइडेंटिटी है, तो ए को कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ आइडेंटिटी आ जाए? ए को 6 बार मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी आ गया, तो इसका मतलब जो ए का ऑर्डर है वो 6 है। सिमिलरली ए स्क्वायर को कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ कि आइडेंटिटी आ जाए? ए स्क्वायर को अगर देखें ए 6 आ रहता है, ए को स्क्वायर को 3 बार करने से, तो इसलिए ए स्क्वायर का ऑर्डर मेरे पास 3 है। इस तरह ए क्यूब को 2 बार मल्टीप्लाई करूँ, ए 4 को 3 बार मल्टीप्लाई किया ए 4 से, और ए 6 को सिंपल मैंने 5 बार जब इसको सिंपल मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ई आ गया, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर ये। तो इस तरीके से जितने भी एलिमेंट्स गिवन है मैं उसका क्या कर सकती हूँ? ऑर्डर निकाल के बता सकती हूँ।
अब ये मेरे पास किसका निकला हुआ है, U15 का निकला हुआ है। अब U15 में मैंने हर एलिमेंट का ऑर्डर बताया हुआ है, तरीकाकार वही है। तो 1 को जब 1 टाइम किया तो 1 आ गया, क्योंकि मुझे पता है आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है। 2 को 2 से 4 बार मल्टीप्लाई किया, 4 को जब 4 बार मल्टीप्लाई कर 15 पे डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास जो है आइडेंटिटी 1 आ गई। तो इससे मुझे पता चलेगा कि इसका ऑर्डर 4 है। सिमिलरली 4 को 2 बार यानी कि 4 4 16, 16 को जब 15 पे देखें डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 1 रिमाइंडर आता है। आइडेंटिटी आ गया, तो इसका मतलब 4 का जो एलिमेंट ऑफ एन ऑर्डर है वो 2 है। सिमिलरली जितने भी एलिमेंट्स हैं आप सबको इस तरीके से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट में है कि एट अ टाइम लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन इज कॉल्ड क्रॉस कैंसिलेशन। ठीक है, मुझे पता है कि मैं दोनों तरफ से अगर मल्टीप्लिकेशन करूँ उसे क्रॉस कैंसिलेशन कहते हैं। और सिंपल अगर am डॉट an है, यानी अगर बेस सेम है तो हमेशा पावर ऐड हो जाती है। लेकिन अगर बेस एक है, पावर 2 है, तो पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती हैं। और किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी ले लूँ या उस एलिमेंट का इन्वर्स ले लूँ तो वो हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। और दूसरा ए इनवर्स का डबल इनवर्स हमेशा ए होता है, यानी माइनस माइनस आप लॉजिक बता रही हूँ, माइनस माइनस जमा भी कर सकते हो। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ए आ जाएगा। उसके बाद आपके पास एक इक्वेशन लिखी हुई है, ए एक्स इज इक्वल टू बी एंड ए वाई इज इक्वल टू बी। इसका हमेशा यूनिक सोल्यूशन होता है और इसे कॉसी ग्रुप कहा जाता है। ये सिंपल सी बस डेफिनेशन कुछ लिखी हुई है। और एक ऐसा कॉसी ग्रुप जिसमें आइडेंटिटी हो उसको लूप कहा जाता है। आ ग्रुप इज एन एसोसिएटिव लूप। ये सिंपल सी बस डेफिनेशन उसने बताई है, ये इतना करने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि जरा मॉडर्न अलजेब्रा में आ रहा है। और फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई ऐसा एलिमेंट मिल गया है कि उसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिल रहा, कोई ऐसा फाइनाइट नंबर n नहीं मिल रहा जिसको उसे मल्टीप्लाई करो को आइडेंटिटी आ जाए, तो ऐसे टाइम पे आप कहोगे कि वो जो एलिमेंट है उसका जो ऑर्डर है वो इनफाइनाइट है, ये जीरो है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में भी कुछ प्रॉपर्टी लिखी है कि इफ ए एक्स बिलोंग्स टू जी ग्रुप देन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स। ये भी अहम बात है, इसको भी याद कीजिएगा कि ऑर्डर की जब बात आए तो सेंटर वाले एलिमेंट का बस आपने ऑर्डर की बात करनी है और किसी की भी बात नहीं करनी। अब थोड़ा सा बुक में आ जाते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं इधर क्या लिखा हुआ है। चलें ठीक है, ये सिंपल से उसने बस डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे जो हम पढ़ के आ चुके हैं। ये बात देखें, वही लिखी है कि जब दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो रैशनल नंबर आता है, तो इसका मतलब वो ग्रुप नहीं बनाता है। और उसके बाद यहाँ पे उसने कुछ एग्जाम्पल ली हैं और कॉटरनियन ग्रुप की बात की है। कॉटरनियन ग्रुप हमारे पास एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं, ऐसे जी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस जे प्लस माइनस के की फॉर्म में होता है। और मुझे पता है इसमें आई का स्क्वायर करूँ, जे का स्क्वायर करूँ, के का स्क्वायर हमेशा -1 होता है और आई जे हमेशा माइनस जे आई के बराबर होता है। ये तो सिंपल सी बात है, आई जे कभी भी जे आई के बराबर नहीं होता, यानी नेगेटिव के बराबर होता है, उसके इक्वल नहीं होता। उसके बाद उसने सिंपल सी कुछ प्रॉपर्टीज लगाई है थ्योरम्स की, यहाँ पर प्रूव भी किए हुए हैं। बट आपका प्रूफ से कंसर्न नहीं है, जो इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात लिखी हो आपने बस उसको देख लेना है। जैसे ये कुछ प्रॉपर्टी लिखी है कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा यूनिक होता है, इनवर्स एलिमेंट का यूनिक होता है, ये भी हमने उसमें पढ़ी है सॉक्शो प्रॉपर्टीज, ये सारी वही की वही बात है। बस यहाँ पे उसने प्रूव करके बता दिया और हमने जस्ट मैंने वहां पे स्टेटमेंट लिखी हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट में देखें, और फाइनाइट सेमी ग्रुप इन विच कैंसिलेशन ला होल्ड इज अ ग्रुप। अगर आपके पास कोई सेमी ग्रुप है, पहले हमारे पास क्या होता है, ग्रुप वाइड फिर सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या होता है, जो एसोसिएटिव लॉ और क्लियर लॉ को होल्ड करता है। अगर उसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर जाए तो वो ग्रुप कहलाता है। तो कैंसिलेशन लॉ का मतलब क्या होता है, इनवर्स कैंसिल तब होगा जब एलिमेंट का इनवर्स मौजूद होगा और आइडेंटिटी भी इसमें मौजूद होगा। तो उसका मतलब अगर कैंसिलेशन लॉ सेमी ग्रुप में होल्ड कर जाए तो वो मेरे पास ग्रुप बना देता है, क्योंकि वो ग्रुप की सारी कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई कर लेता है। उसके बाद उसने यहाँ पे हमें कुछ नोटेशन दी है। ठीक है, ये चीजें हमने पहले वहां पे डिस्कस कर ली जो मैंने नोट में लिखी हुई थी। ठीक है, और ये चीजें भी वही है, देखिए जब मैंने कहा था एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे इस तरीके से, तो हम उसकी जगह पर एन ऑफ ए लिखते हैं, वही बात है सिंपल सी जैसे मैंने वहां पे लिखी हुई थी अपने नोट्स के अंदर। फिर यहाँ पे उसने प्रूफ भी कुछ कर दिए हैं, बट यहाँ पे ये प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर लेते हैं कि ए बी का होल इनवर्स की पावर में अगर n-1 है तो नेगेटिव है तो चीज उलट हो जाएगी। इधर भी देखिए नेगेटिव है तो ये चीज उलट हो गई है। लेकिन अगर ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स की पावर में n-1 आ जाए तो वो आइडेंटिटी के बराबर होता है। वैसे इनके प्रूफ्स भी गिवन है, जो ज्यादा डिटेल से करना चाह रहा है वो उसके प्रूफ भी देख ले, जिसके बाद टाइम है, अदरवाइज सिंपल ये रहने दें, जो प्रिपरेशन है वो तैयार करें। इफ इन अ सेमी ग्रुप एस एक्स स्क्र वाई इज इक्वल टू वाई एक्स स्क्र देन शो दैट जी इज अ बिलियन ग्रुप। यानी ये देखिए कंडीशन ये बिलियन ग्रुप की है, एक्स स्क्र वाई इज इक्वल टू वाई एक्स स्क्र, तो उसका मतलब ये है कि ग्रुप हमारे पास क्या होता है, बिलियन ग्रुप होता है। तो सिंपल उसने बात की यहाँ पे
कंडीशन उसने बिलियन ग्रुप की दी थी। उसके अलावा कुछ एग्जांपल भी यहाँ पर दी गई हैं, बट यहाँ पे इतने एग्जांपल्स करने की आपको जरूरत नहीं है, सिंपल सी कोई अगर स्टेटमेंट वगैरह है तो वो तैयार कर लें।